हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। तो हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था पार्ट नंबर 1 दैट इज़ यूनियन इन स्टेट के बारे में और पार्ट नंबर 2 सिटीजनशिप के बारे में। कुछ छोटी मोटी और डिटेल्स थी जो लास्ट क्लास में छूट गई थी, उनको ज़रा एक बार क्विकली कर लेते हैं। जैसे कि जब हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग आज़ाद हो गए थे, फिर उसके बाद से ये डिमांड उठी कि हमारे यहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं, मतलब नियर अबाउट 500 से ज़्यादा उस समय रियासतें थीं, तो उनको हम किस तरीके से रीऑर्गेनाइज़ करें। तो रीऑर्गेनाइज़ करने के लिए फिर 1948 से लेकर के लगातार 1955 तक हमें कुछ कमिटीज़ बनती हुई देखने को मिल जाती है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी थी, जैसे धर कमीशन एस के धर के चेयरमैनशिप के अंडर बनाई गई थी और ये 1948 में बनाई गई थी। यहाँ पर बोला गया था कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट को नहीं बनाना चाहिए। JVP कमेटी, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिताजी सीतारामैया थे, 1948 में ये भी एक कमेटी बनाई गई थी। इन्होंने भी बोला था कि लैंग्वेज को एज अ क्राइटेरिया नहीं रखना चाहिए स्टेट को बनाने के लिए। फिर हमारे पास फजल अली कमेटी बनती है, जिसमें हमारे अली कुंजरो और पानीकर साहब हुआ करते थे। 1955 में ये कमेटी बनाई गई थी। इन्होंने भी कहा कि लैंग्वेज को एक मात्र सोर्स नहीं बना सकते हैं हम लोग स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। और उसके बाद से 1955 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। पहला स्टेट बनता है लैंग्वेज को लेकर के सीतारामलू के चेयर, मतलब कह सकते हैं कि लीडरशिप में ये बनाया गया था। आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना था जो लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया गया था। इसके अलावा कोई भी स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ महात्मा गांधी और जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन लोगों का भी मानना था कि स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पर हम बना सकते हैं। तो इनका एक तरीके से था कि ये लोग स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पर देख रहे थे। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में तमाम छोटे छोटे अलग अलग ईयर्स इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे 1960 में बॉम्बे को तोड़ करके महाराष्ट्र और गुजरात बना दिया गया था। 1963 में नागालैंड बना दिया गया था। 1966 में हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश पंजाब प्रोविंस से तोड़ करके बना दिए गए थे। तो और अब 3 स्टेट हो गया एक तरीके से, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल बना दी गई। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को बनाया गया। 1975 में सिक्किम को इंटीग्रेट किया गया 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को इंक्लूड किया गया। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को ऐड किया गया। 2014 में आंध्र प्रदेश से तोड़ करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नए स्टेट बनाए गए थे। तो ये थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में छोटी मोटी डिटेल जो लास्ट क्लास में छूट गई थी। अब हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 3 हमारा है फंडामेंटल राइट के बारे में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक हमें फंडामेंटल राइट के फॉर्मेट में देखने को मिल जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा सरफेशियल भी नहीं रहना है। तो थोड़ा सा हम लोग बीच बीच का डिस्कशन कर लेंगे, जो एग्जाम से रिक्वायर्ड है जितना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट की डिफिनीशन दी गई है कि स्टेट क्या होता है। तो स्टेट का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो भी सरकारी हैं वो सब स्टेट कहलाती हैं। या तो सरकारी ऑथेंटिकेशन, यानी कि कहीं ना कहीं से अथॉरिटी मिल रही होगी, या फिर सरकार कहीं से अगर पैसे दे रखी है, फाइनेंसेस दे रखी है, तो वो भी इस स्टेट के अंतर्गत आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए, अगर मान लो विधानसभा है, लेजिस्लेचर है, या फिर पार्लियामेंट है, या IAS IPS जितने भी होते हैं, तो जितने भी सरकारी लोग होते हैं, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट जितने भी होते हैं, वो सब स्टेट के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा अगर बैंक वगैरह को भी देखें तो बैंक अभी PSU के अंतर्गत आती है, और जो PSU के अंतर्गत आती है ये भी हमारी स्टेट के ही अथॉरिटी के अंदर आ जाती है। बाकी म्यूनिसिपैलिटी हो गई, मतलब जितने भी सरकारी लोग होते हैं वो सब स्टेट के अंतर्गत आ जाते हैं। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि स्टेट की डेफिनेशन के अंडर में कौन कौन आता है। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि NGO क्या है, तो ये अपने आप में नाम ही लिखा है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये स्टेट के अंडर में नहीं आएगा। कोई भी अगर प्राइवेट संस्था है तो क्या प्राइवेट संस्था इस स्टेट के अंडर में आएगी, तो स्टेट के अंडर में नहीं आएगी। स्टेट के अंडर में केवल केवल सरकारी संस्थाएं ही आती हैं। आर्टिकल नंबर 13 में बताया गया है, इसको बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। ये हो जाती है जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पर ये बोला गया है कि कोई भी लॉ अगर मान लो किसी फंडामेंटल राइट के खिलाफ जा करके बनाया गया है, या फिर किसी के खिलाफ काम करता है, तो फिर उसको हम लोग रिव्यू कर सकते हैं, उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट यानी कि गलत मानेंगे, और उसके लिए हमारे यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू होती है। जुडिशियल रिव्यू के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कैलप्लेक्स, डॉक्ट्रिन ऑफ जो है डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पैट्री, तमाम तरीके के होते हैं। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट रेलेवेंट ही नहीं है, तो हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 13 ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
अब फंडामेंटल राइट को हम लोग कई सारे कैटेगरी में बांट करके रखे हुए हैं। जैसे कि एक कैटेगरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। यहाँ पर टोटल 5 आर्टिकल्स आ जाते हैं, आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18। 14 में बताया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ को लेकर के। ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को लेकर के बनाया गया है। आप लोगों से सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये किस कंट्री से हम लोगों ने लिया है, किस कंट्री से हम लोगों ने लिया है। अगर आप लोगों ने रीड किया अच्छे से तो ये इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बड़े आराम से दे पा रहे होंगे। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेशन में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। आर्टिकल नंबर 15 में ये कहा गया है कि किसी भी का मतलब धर्म हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया या प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, इन 5 चीज़ों पर आप डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, अंतर नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कल को मान लो कि अगर किसी ऑफिस में एंट्री देनी है, कल को किसी ऑफिस में एंट्री देनी है तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर महिलाएं अलाउड नहीं है या फिर दूसरे ट्राइबल पीपल अलाउड नहीं है। तो रेस को लेकर के, धर्म को लेकर के, कास्ट को लेकर के, जेंडर को लेकर के और प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर के आप यहाँ पर किसी पर भी रोक टोक नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी की तबीयत खराब है, मान लो किसी को कोरोना हो रखा था, तो क्या उसको एंट्री से रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हेल्थ नहीं लिखी है। तो केवल और केवल ये जो 5 चीज़ें लिखी गई हैं, इन्हीं 5 चीज़ों के बेसिस पर ही केवल और केवल आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बाकी चीज़ों पर आप बिल्कुल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार रिजर्वेशन भी तो एक तरीके का डिफरेंशिएशन ही होता है, और ये जो रिजर्वेशन है कहीं ना कहीं वो धर्म के मामले में कास्ट को लेकर के या धर्म को लेकर के, बेसिकली धर्म नहीं कास्ट को लेकर के ही यहाँ पर रिजर्वेशन दी जाती है। तो क्या ये रिजर्वेशन एक तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, एकदम सही बात है। आपके दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं बिल्कुल सही हैं। और उसके लिए एक केस है जिसका नाम है चंपाकम दोरईराजन केस। चंपाकम दोरईराजन केस, इनका नाम केवल याद रखिएगा, चंपाकम दोरईराजन केस। तो यहाँ पर क्या है कि सेम इसी रिजर्वेशन को ही चैलेंज किया गया था कि रिजर्वेशन जो है वो हमारे मतलब कास्ट को लेकर के या जेंडर को लेकर के यहाँ पर प्रोहिबिशन किया, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। तो ये स्टेट के ऊपर में आती है और स्टेट जो है कुछ लॉज बना सकती है। डीपीएसपी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डीपीएसपी को या फिर हमारे यहाँ पर सभी लोगों में बराबरी लाने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम को लाया गया है। खैर इतना ही आपको ध्यान रखना है, रिजर्वेशन के डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है इस एग्जामिनेशन के लिए। बस आपको ध्यान रखना है कि रिजर्वेशन इस आर्टिकल नंबर 15 का एक तरीके से एक्सेप्शन बन जाता है। आर्टिकल नंबर 16 में ये बोला गया है कि सेम वही सारी चीज़ें जो ऊपर लिखी गई हैं, इसके अलावा 2 और चीज़ें होती हैं। 2 और का मतलब एक होता है जो आपका डिसेंट यानी कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और जो आपका रेजिडेंस होता है। इन 2 चीज़ों को लेकर के, डिसेंट और रेजिडेंस को लेकर के और एक्स्ट्रा अंतर कर सकते, मतलब नहीं कर सकते हैं। 5 चीज़ें जो ऊपर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इनको लेकर के किया गया है। तो यहाँ पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, मतलब सरकारी जितने भी एम्प्लॉयमेंट होती हैं, सरकारी नौकरियाँ जो होती हैं, वहाँ पर हम इन चीज़ों में अंतर नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर वही चीज़ है, रिजर्वेशन यहाँ पर भी होती है और इस वजह से रिजर्वेशन को एक एक्सेप्शन के तौर पर यहाँ पर भी देखा जाता है। आर्टिकल नंबर 17 में बोला गया अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए, और 18 में दिया गया है टाइटल को अबॉलिश करने के लिए। तो ये 5 आर्टिकल्स होते हैं जो आर्टिकल ये हमारे राइट टू इक्वलिटी के अंडर आ जाते हैं। तो जितना हम लोगों ने डिस्कस किया इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो जितना हम लोगों ने डिस्कस किया वो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। 14 का मतलब होता है राइट टू इक्वलिटी, जहाँ पर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात की गई है। 15 में बात किया गया है डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करना है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 16 में यही पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की गई है। 17 में अनटचेबिलिटी और 18 में टाइटल के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल नंबर 19, और ये आता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर में। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बीच में आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 और 22 आती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल्स आ जाते हैं एग्जाम के लिए ही नहीं सिर्फ, बल्कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये ज़रूरी होता है। आर्टिकल नंबर 19 में टोटल 6 सब राइट दिए गए हैं। यहाँ पर सभी लोगों, सभी सिटीज़न को दी गई है, ये ध्यान रखना है, सिटीज़न को यहाँ पर दी गई है ये सारे राइट। क्या क्या है? आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि आपके मन में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो आप उसको बोल सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा बोला गया है कि आप कोई भी असेंबल, मतलब कुछ लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वो पीसफुल होना चाहिए और बिना किसी आर्म के होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई संगोष्ठी करना चाहते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, कोई मीटिंग करना चाहते हैं,
वो सब कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आर्म्स नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप कोई एसोसिएशन या फिर यूनियन भी बना सकते हैं, स्टूडेंट यूनियन हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, या फिर रिसर्च यूनियन हो गया, कोई भी यूनियन आप बना सकते हैं। इसके अलावा कंट्री के अंदर में आप कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, इधर उधर कहीं पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके का आप अगर मान लो रहना चाहते हैं, अपना रेजिडेंस बनाना चाहते हैं, तो आप रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं कंट्री के किसी भी पार्ट में। जो हमारे पास एफ है ये हटाया जा चुका है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, इसको हटाया जा चुका है। इसके अलावा आप कहीं पर किसी भी तरीके का प्रोफेशन, किसी भी तरीके का ऑक्यूपेशन या फिर बिजनेस आप कर सकते हैं, ये सारी आज़ादी दी जाती है आपको आर्टिकल नंबर 19 के ही तहत। हालांकि ये जितने भी आर्टिकल्स हम लोगों ने बात किया ये सब एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, सब में कुछ ना कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी बोलते रहेंगे। हो सकता है आप अपनी मर्जी हो रही है कि दूसरे वाले बंदे को हम जो है डिफेम करें, उसकी बेइज्जती करें, पब्लिक में उसकी इमेज को गिराएं, ये आप नहीं कर सकते क्योंकि उसका खुद का भी अपना फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर रोक टोक होती है कि आप हर चीज़ यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर में नहीं आएगा। ये तब तक वैलिड है जब तक दूसरे बंदे का भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन न इंटरफियर हो रहा हो। इसके अलावा असेंबल पीसफुली और विदाउट आर्म बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वहाँ पर धारा 144 यानी कि असेंबली के लिए रोक टोक नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं, लेकिन ये कंट्री के खिलाफ नहीं होना चाहिए और फ्रेंडली जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं, जो भी हमारे कंट्री दोस्त हैं, उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हो सकता है कि आपको परमिट लेने की ज़रूरत पड़े और हो सकता है कहीं कहीं पर आपको रोका भी जाए, क्योंकि वहाँ पर वो आपकी सिक्योरिटी थ्रेट रहेगी। कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती है जैसे कि एलओसी वगैरह हो गया या फिर जो बॉर्डर एरियाज़ होते हैं वहाँ पर आपको रोका जा सकता है। कहीं पर भी आप सेटल हो सकते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर आप सेटल नहीं हो सकते हैं। जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हैं, वहाँ आप सेटल नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ के भी ट्राइबल कल्चर को हमें प्रोटेक्ट करके रखना होता है। बाकी किसी भी तरीके का प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए हो सकता है सरकार आपसे लाइसेंस की डिमांड करे कि आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। आर्टिकल नंबर 20 में आ जाते हैं तो यहाँ पर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बात की गई है। कन्विक्शन का मतलब होता है कि अगर मान लो आपने किसी तरीके का कोई जुर्म किया है तो आपको उसके खिलाफ में मतलब आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्यवाही होगी। तो दो तरीके के यहाँ पर कार्यवाही होती है। एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन और दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। तो प्यूनिटिव का मतलब होता है कि आपने यहाँ पर किसी न किसी तरीके का आपने कोई क्राइम किया है और उसके खिलाफ में फिर आपके लिए डिटेंशन यानी कि आपको जेल वेल की जा रही है। प्रिवेंटिव का मतलब होता है आपने कुछ किया तो नहीं है अभी, लेकिन आपके करने की संभावना है, तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, इस वजह से आपको पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है, 3 महीने तक की अरेस्ट की जा सकती है। प्रिवेंटिव का मतलब इस तरीके से आप समझिए, जैसे मान लो कि आप हैं, मान लो कि आप कोई एक पर्टिकुलर जो है लीडर हैं, तो आपके अगर मान लो जैसे अभी रिसेंट में ही बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे, मान लो आप एक बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सन है और किसी एरिया में आपके वहाँ पर जाने मात्र से वहाँ पर न्यूजेंस या फिर वहाँ मान लो अफरा तफरी मच सकती है, तो यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिया जाता है। कई सारी चीज़ें हुई थी रिसेंट में, आप लोगों ने देखा होगा कि एक यूट्यूबर थे और वो चले गए और किसी तरीके का मतलब उन्होंने पुलिस को इंटीमेशन नहीं दिया, पुलिस को बताया नहीं कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो सकती है। बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, अनकंट्रोल हो गया और फिर उनको अरेस्ट करके पुलिस जो है थाने में लेकर के गई थी। अभी आपने देखा होगा रिसेंट में ही एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर भी हैं और वो भी गए और वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई, पुलिस ने उनको मतलब वहाँ पर फिर जो है एक बंदे की डेथ भी हो गई, तो इस वजह से मतलब उन इन्फ्लुएंशियल एक्टर को अरेस्ट करके ले गई पुलिस। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये सब आ जाती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर में कि आपने कुछ किया नहीं है लेकिन आपके वहाँ रहने मात्र से वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है और इस वजह से आर्टिकल नंबर 20 यहाँ पर आ जाती है। आर्टिकल नंबर 21 में बताया गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जैसे आपको साइलेंट रहने का अधिकार हो गया या फिर क्लीन इन्वायरमेंट में रहने का अधिकार हो गया, खाना खाने का अधिकार हो गया, सोने का अधिकार हो गया। ये जितने भी यहाँ पर आपसे लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सब यहाँ आर्टिकल नंबर 21 में मेंशन किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जहाँ पर लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल किया गया, अदरवाइज हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम का ही इस्तेमाल किया गया है। दिस इज़ द ओनली आर्टिकल, ये एकमात्र आर्टिकल है यहाँ पर लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आर्टिकल नंबर 21A भी एक आर्टिकल आता है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। दिस इज़ राइट टू एजुकेशन। ये राइट टू एजुकेशन के लिए 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था जो कि 2002 में ही किया गया था। तो 2002 में बेसिकली
राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट आ गया था कि यहाँ पर जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन लोगों को प्राइमरी एजुकेशन का इन लोगों को फंडामेंटल राइट रहेगा और इसीलिए फ्री एजुकेशन यहाँ पर दी जाने लगी। इसके लिए फिर अल्टीमेटली एक लॉ बनाया जाता है जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये बनाई गई थी 2009 में। ध्यान रखना है 2002 में ये अमेंडमेंट किया गया था, 2009 में एक ये एक्ट लाया गया था और फाइनली 1 अप्रैल 2010 से ये लागू कर दिया गया था। तो ये जितनी भी डिटेल हम लोगों ने बात की है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और 1 अप्रैल 2010, ये ध्यान रखिएगा ये ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है और इसलिए पूछे जाने की संभावना भी इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा है, तो मेक श्योर आप इसको तैयार रखिएगा। आगे बढ़ें अगर तो आर्टिकल नंबर 22 आ जाता है। आर्टिकल नंबर 22 में बताया गया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। हम लोगों ने जो 20 में बात किया था प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में, ये गलती से हम लोगों ने 20 में डिस्कस कर लिया। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है और फिर प्यूनिटिव डिटेंशन। ये जो प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डिटेंशन है वो बेसिकली ये आर्टिकल नंबर 22 के अंतर्गत आता है। करेक्ट कर लीजिएगा, ये हो गया आर्टिकल नंबर 22। ठीक है, 20 को एक बार फिर से अगर देखें तो प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यहाँ पर जो आपको गिरफ्तार किया जा रहा है वो किस बेसिस पर किया जा रहा है वो यहाँ पर आ जाती है। तो 3 बेसिस हैं। एक होती है जिसको बोलते हैं हम लोग डबल जियोपार्डी, नो डबल जियोपार्डी होती है, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन होती है, ठीक है, और एक होती है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तीनों के बारे में बात कर लेते हैं क्या चीज़ें होती हैं। डबल जियोपार्डी का मतलब होता है, केस के हिसाब से समझते हैं, जैसे मान लो कि 3 बंदे थे, मान लो 2 लड़के थे और एक लड़की थी, ये मान लो लड़की है। इन दोनों की शादी हो रखी थी और इन दोनों की शादी होने के बाद में मान लो कि यहाँ पर एक लव ट्रायंगल बना हुआ है। ये तीसरा बंदा है और ये तीसरा बंदा और ये जो लड़की है ये मिल करके प्लान बनाती है कि चलो अपने हस्बैंड को मार देते हैं और मारने के बाद में खूब सारा पैसा मिल जाएगा और फिर हम दोनों भाग जाएंगे कहीं पर और फिर अल्टीमेटली वहाँ पर अपनी सुकून से ज़िंदगी जिएंगे। प्लान के हिसाब से इस बंदे ने इसके जो हस्बैंड है इसको मार दिया। मारने के बाद में फिर फाइनली इसको जेल हो जाती है, इस बंदे को जेल हो जाती है और जेल होने के बाद में 3 साल बाद ये जेल से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एक बार 3 साल की जेल खा चुका है, ये बात समझ में आ गई। 3 साल के बाद आने पर इसको ये पता चलता है कि यार ये हस्बैंड तो मरा ही नहीं था, ये तो सारा का सारा इस लड़की का प्लान था कि इस बंदे को ही, मतलब जो इसका लवर था, इसी को फंसा देते हैं और फिर पैसा भी मिल जाएगा और फिर एक्चुअल में ये दोनों इंजॉय कर रहे थे। जैसे ही बाहर आया वैसे ही देखा हस्बैंड जिंदा है, इसका खून खौल गया और इस बार ये सच में इसको मार दिया। मारने के बाद में फिर इसका कोर्ट में ट्रायल हुआ। जब FIR वगैरह होगी, कोर्ट में ट्रायल होगा, तो कोर्ट में जाने के बाद में ये बंदा कहता है कि मैंने उस बंदे को मारा है जो ऑलरेडी मरा हुआ था, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने 3 साल की सज़ा काटी हुई है। तो अब वापस से इसको सेम वही एक्ट, क्योंकि ऑलरेडी इसको मारा जा चुका था, उसके लिए 3 साल की सज़ा दिया था, तो वही सेम एक्ट इसने दोहराया है। तो एक ही क्राइम के लिए, क्योंकि एक बंदा एक ही बार मर सकता है ऐसा हमारे लॉ में है, तो एक ही क्राइम को अगर रिपीट करेंगे और अगर उसके लिए 2 सज़ा दे दी गई तो वो गलत होगा। 2 सज़ा आप नहीं दे सकते हैं, डबल जियोपार्डी नहीं हो सकती है यहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सज़ा होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो आखिर में क्या होगा इस बंदे का, क्या इसको सज़ा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसने फिर से एक मर्डर कर दिया है, हालांकि वो सेम बंदा है। खैर, डबल जियोपार्डी यहाँ पर नहीं दी जा सकती है, बात ध्यान रखिएगा। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब यह है कि आपने अपने खिलाफ में अगर कोई गवाही दी है, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि पुलिस में अगर जाओ, पुलिस आपसे कुछ बोल रही है तो आप तुरंत मान लो, क्योंकि वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, वो इसी के थ्रू एडमिसिबल नहीं होता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कर सकते, यानी खुद के खिलाफ में जो गवाही होती है वो मान्य नहीं होती है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या होता है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब ये होता है, याद करिए निर्भया केस हुआ था और उस दौरान में जो भी 16 से 18 के बीच में होते हैं वो माइनर के तरीके से ट्रीट किए जाते थे और इसीलिए उस समय के जो भी लोग थे वो एक माइनर के तौर पर ट्रीट किए गए थे और फिर अल्टीमेटली उन लोगों का उसी हिसाब से ट्रायल भी चला था। लेकिन बाद में फिर काफ़ी ज़्यादा समाज में डिमांड उठी कि हमें इस तरीके के जो लोग होते हैं उनको माइनर के तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि निर्भया जैसा कांड हुआ था वो कोई भी एक माइनर नहीं कर सकता, वो एक एडल्ट माइंडसेट का ही बंदा कर सकता है। और इसके लिए फिर अल्टीमेटली नया लॉ बनाया गया कि 16 से 18 के बीच में इनका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा और चेक किया जाएगा कि वो माइनर के तौर पे हैं या फिर एडल्ट के तौर पे हैं। अगर वो माइनर होते हैं तो माइनर के तौर पे उनका ट्रायल होगा और अगर एडल्ट है तो एडल्ट के तौर पे ट्रायल किया जाएगा। और फ्यूचर में जो भी केसेस होगा उन केसेस को इसी नए लॉ के बेसिस पर ही काम किया गया। तो ये जो लॉ बनाया गया ऑब्वियसली उसमें जो पुराने वाले जो लोग थे, निर्भया में जो भी दोषी लोग थे उनके ऊपर में ट्रायल नहीं किया गया,
क्यों? क्योंकि जो लॉ बनाया गया वो तो उस डेट के बाद से बनाया गया है। तो जो भी लॉ बनाया जाता है, जो भी नियम कायदा बनाया जाता है, उस डेट के बाद से जो भी केसेस होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, उन पर लागू होते हैं। बैक डेट से ये लागू नहीं हो सकते हैं। और यही होता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी बैक डेट से कोई भी क्रिमिनल लॉ नहीं लागू हो सकता है, ये ध्यान रखना है। हालांकि इसका एक्सेप्शन होता है कि जो टैक्स लॉज वगैरह होते हैं वो बैक डेट से लागू किए जा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। टैक्स लॉज होते हैं, ये हमारे यहाँ एक्सेप्शन होते हैं। वोडाफोन का एक केस हुआ था, हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बस ये इतने पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ये हम लोगों ने सारी बातें कर ली आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 के बीच में, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर में। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 23 और 24 ये आ जाता है। 23 में बताया गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप नहीं कर सकते, या फोर्स लेबर यानी कि जो बेगारी होती है वो नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 24 ये बच्चों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसको रोकता है, यानी कि 14 साल से नीचे के जो बंदे होते हैं उनके ऊपर में रोक टोक होती है। कहाँ कहाँ रोक टोक है? फैक्ट्री और माइन में, जो हजार्डस काम है, यानी कि जो खतरनाक काम होते हैं, हजार्डस वर्क होते हैं, केवल उसमें रोक टोक है। फिल्म का सर्टिफिकेशन, फिल्म हो गया या एक्टिंग हो गई, घरेलू काम कराने में, डोमेस्टिक वर्क में, इन सब में कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ये हो गया आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। केवल आर्टिकल ध्यान रखना है और ये एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना है। फिर हमारे पास आ जाती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यहाँ पर देखिए सवाल ज़्यादा कुछ खास पूछे नहीं जाते हैं, बस आपको आर्टिकल पढ़ लेना है। आर्टिकल नंबर 25 में बताया गया है कि जो भी धर्म आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिस हिसाब से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप अपने सूझबूझ से अपनी फ्री प्रोफेशन, फ्री प्रैक्टिस, फ्री प्रोपेगेशन कर सकते हैं। आप मान लो हिंदू धर्म में हैं तो अपने हिसाब से आप हिंदू धर्म को मतलब इंटरप्रेट करिए अपने हिसाब से। जब मन करे व्रत रहिए, जब मन करे नहीं व्रत करिए, जिस भगवान को मानना है उस भगवान को मानिए। यह आपके ऊपर में, ये आपके लिए फ्री विल है। सिमिलरली इसी तरीके से किसी दूसरे धर्म में भी देखेंगे तो ऐसी ही चीज़ें आपके ऊपर में निर्भर कर जाती हैं। आर्टिकल नंबर 26 में ये बताया गया है कि आप अपने जो भी रिलीजियस अफेयर हैं उनको आप फ्री हैं मैनेज करने के लिए। आपको मन कर रहा है घर में मंदिर बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, घर में बनाओ। नहीं मन कर रहा है मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो भी रिलीजियस अफेयर कर रहे हैं वो आपके लिए, आप उसके लिए फ्री हैं। आर्टिकल नंबर 27 में बताया गया है किसी पर्टिकुलर धर्म के प्रमोशन के लिए आप कोई टैक्स नहीं बना सकते हैं। आप फीस ले सकते हैं, जरूर चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कि आप उसके लिए टैक्स, मतलब आप जैसे जजिया होती है, जजिया नहीं ले सकते हैं। जजिया जैसे क्या होती है? नॉन हिंदू से, मतलब जो हिंदू होते हैं उनके लिए फिर एक टैक्स लिया जाता है। ज़कात जैसे होती है, ज़कात होती है, ये मुस्लिम लोग जो होता है देते हैं। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, ये टैक्स आप नहीं ले सकते हैं, जजिया ज़कात टाइप की चीज़ नहीं ले सकते हैं। हाँ, आप फ़ी ले सकते हैं, चंदा ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल नंबर 28 में आ जाते हैं तो जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें आप अटेंड कर सकते हैं। जैसे मस्जिद में जा सकते हैं, या फिर टेम्पल में जा सकते हैं, या फिर जो गुरुद्वारे होते हैं वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर आप जा सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री हैं आप पूरी तरीके से। फिर हमारे पास आ जाती है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। आर्टिकल नंबर 29 और 30 में यहाँ पर बात की गई। आर्टिकल नंबर 29 में बताई गई माइनॉरिटी के राइट को लेकर के, यहाँ पर किसी भी तरीके से माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। यहाँ पर कोई भी अगर पर्टिकुलर सेक्शन के लोग हैं, उनको लगता है कि हमारे यहाँ पर किसी लैंग्वेज या किसी धर्म या किसी एक चीज़ को लेकर के पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आ सकते हैं। डजंट मैटर कि वो माइनॉरिटी हैं फिर मेजॉरिटी हैं, यहाँ पर किसी तरीके से कोई भी डेफिनीशन नहीं दी गई है। आर्टिकल नंबर 30 में आते हैं तो यहाँ पर बोला गया राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया है कि या तो रिलीजियस माइनॉरिटी होगी या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होगी। तो धर्म के नाम पर या लैंग्वेज के नाम पर ये माइनॉरिटीज़ वगैरह होती हैं, तो यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह खोले जा सकते हैं। जैसे कि AMU हो गया, AMU एक धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला गया है। सेम वैसे ही लिंग्विस्टिक के लिए भी हमारे पास में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह होती हैं। रशियन को लेकर के हो जाएगा, या फिर अलग अलग तरीके से ऐसे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन किए जाते हैं। जैसे मदरसा वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, ये भी होता है। आर्टिकल नंबर 32 में आ जाते हैं। आर्टिकल नंबर 32 को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी बोलते हैं। हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर थे उन्होंने कहा था कि ये जो हमारा आर्टिकल नंबर 32 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा, और इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। दिस इज़ हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बिना इसके कोई मतलब नहीं है। ये सारे जितने आर्टिकल्स हम लोगों ने बात किए, इसका कोई भी तुक नहीं बैठेगा, इसीलिए हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। आर्टिकल नंबर 32 में बताया गया रेमेडी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। कल को आपने जितने भी अधिकार दिए, उस अधिकार का मतलब ही क्या अगर उस पर अमल न किया जाए। तो इसके लिए अगर मान लो कोई आपके फंडामेंटल राइट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, फंडामेंटल राइट को आपके नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं।
यहाँ पर यह आपको आज़ादी दी जाती है कि डायरेक्टली आप कोर्ट में जा सकते हैं और उसके लिए रिट फाइल की जाती है। रिट का मतलब ये होता है जब भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको एक मतलब पेपर फाइल करना होता है, उसको रिट बोला जाता है। एफिडेविट होती है, रिट के फॉर्मेट में होती है। ये जो रिट होती है 5 तरीके की होती है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूटरी एंड शो वारंटो। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है अगर मान लो कोई एक बंदा है, उसकी बॉडी नहीं मिल रही है, तो बॉडी अगर नहीं मिल रही है तो उसके सगे संबंधी कोई भी उसके मतलब उस बंदे के बिहाफ पर केस फाइल कर सकते हैं कि पुलिस इसको लेकर के गई थी और आज की डेट में उसकी बॉडी नहीं मिल रही है, ये बंदा नहीं मिल रहा है, हैबियस कॉर्पस फाइल कर दिया जाता है। अब कोर्ट यहाँ पर पुलिस को बोलती है कि आप इस बंदे को खोज करके लेके आओ कहीं से भी। दूसरा होता है मैंडेमस। अगर मान लो आपके पास में कोई एक बंदा आता है, वो आपके घर को गिरा देता है, आप पूछेंगे कि आप किस अथॉरिटी से, किस बेसिस पर आप आकर के हमारा घर गिराए हैं, तो आप अपनी अथॉरिटी पूछ सकते हैं बंदे से, तो इसको बोलते हैं मैंडेमस कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। फिर उसके बाद से प्रोहिबिशन और सर्ट्यूटरी जो होती है ये जुडिशरी के लिए होती है। शो वारंटो जो होती है ये बेसिकली अगेन वही पूछा जाता है कि किस बेसिस पर आप यहाँ पर चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हैबियस कॉर्पस ये इंडिविजुअल के लिए हो जाती है, मैंडेमस ये पब्लिक अथॉरिटी के लिए हो जाती है कि इन्होंने अपना काम सही से नहीं किया है। यहाँ पर शो वारंटो ये भी पब्लिक अथॉरिटी के लिए हो जाती है कि किस अथॉरिटी से आपने हमारा घर गिराया, फिर जो भी काम किया। प्रोहिबिशन और सर्ट्यूटरी जो होती है जुडिशरी के लिए होती है। तो हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया हमारा जो फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 33, 34, 35 भी होते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर मार्शल लॉ और फिर जो है पब्लिक जो सर्वेंट्स हैं उनके बारे में बात की गई है। प्लस साथ में ये बताया गया है कि पार्लियामेंट विल बी द अथॉरिटी, पार्लियामेंट अथॉरिटी होगी इस चीज़ में कोई भी अमेंडमेंट वगैरह करना है तो उसके लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए उतना डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं। तो जितना पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के ये जो 5 तरीके हैं ये ध्यान रखना है। बाकी जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों ने पूरा फंडामेंटल राइट डिस्कस कर लिया है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए उनको PYQ में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में।